आज हम आपको वीडियो लेक्चर सेकंड में आपका स्वागत है और मैं आपको सीरीज से संबंधित यानी सीक्वेंस से संबंधित बातें बतानी है। और जो सीक्वेंस है मैथमेटिक्स में उसके पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने बातें करी थी, ठीक उसी के आगे की बात करनी है। हमको आज बताना है आपको कि सीक्वेंस का लिमिट कैसे निकालते हैं, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस को कैसे टेस्ट करेंगे हम कि कोई सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और डाइवर्जेंट है तो कब होता है। ये बातें आज को हमको करनी है। तो आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में हम बताएंगे कि लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है। और सीक्वेंस बाउंडेडनेस की बात मैंने आपसे पिछले लेक्चर में की थी कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है और अनबाउंडेड कब होता है, इसकी बात करते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको पहले कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से क्या समझते हैं? कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अगर बहुत सारी ढेर सारी चीजें एक पॉइंट की तरफ अग्रसरित हो तो वो कहलाता है कन्वर्जेंस। तो हमारे कहने का मतलब है सीक्वेंस में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। आपको पता है, मैंने बताया था कि सीक्वेंस जो होता है वो उसका डोमेन सेट होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रेंज सेट जो आपका कोई भी सेट एक्स हो सकता है। तो उस सेट के उस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन है वो किसी न किसी माध्यम से, ये सारे के सारे जो है, अगर हम सीक्वेंस में यन को इनफाइनाइट ले लें, ढेर सारे टर्म्स ले लें एक साथ, तो अगर वो किसी पूरे का पूरा सीक्वेंस किसी एक पॉइंट को तरफ अग्रसरित करे तो वो कन्वर्जेंस का सेंस आता है। यानी कि अगर हम ये बात करते हैं, ये आपको डेफिनेशन में ये बताई गई कि इफ an be any sequence of real numbers, then this sequence is said to be convergent if limit n tending to infinite en का मतलब होता है nth term of the sequence is equal to finite। अगर ये किसी भी सीक्वेंस का को हम कन्वर्जेंट तब कहते हैं जब उसका nth टर्म का जो लिमिट है n टेंडिंग इनफाइनाइट, वो अगर फाइनाइट आ जाता है तो हम उस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। फाइनाइट में आपका कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस कंसीडर अ सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मैं लेता हूं आपको, आपका ये सीक्वेंस है an इज इक्वल टू 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, डैश डैश 1/2 to the power n एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की बात करें हम तो इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या है? हियर nth term an of the sequence of the given sequence is an is equal to 1/2 to the power n। ये an is equal to 1/2 to the power n है। अब an is equal to 1/2 to the power n है, तो इसमें अगर हम बात करें
कि इस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हमने आपसे कहा था कि फॉर द कन्वर्जेंस हम देखते क्या हैं, वी सी दैट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an is equal to limit n tending to infinity 1 upon 2 to the power n is equal to 1 upon 2 to the power infinity is equal to 1 upon infinity is equal to 0. This is finite. अब ये फाइनाइट होने की वजह से ये स्पष्ट हो गया, हेंस दिस सीक्वेंस 1 upon 2 to the power n is a convergent sequence. Is a convergent sequence. तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट कब होता है। उसी तरह से अब हम बात करते हैं कि कोई भी सीक्वेंस वो डाइवर्जेंट कब होता है, कोई भी सीक्वेंस डाइवर्जेंस कब होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस हेडिंग डालेंगे और मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डालता हूं, मैं डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस। डाइवर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस में सेम आपको डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये कहेंगे कि if a sequence an be any sequence of real numbers, then this sequence a is said to be divergent. यहाँ divergent if limit n tending to infinity an यानी nth term of the sequence is not finite. Not finite का ये मतलब होता है, finite का मतलब यहाँ पर हो गया either प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, या तो प्लस इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तो ऐसे में वो सीक्वेंस कहलाता है आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं इस पर आधारित, कि कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया आपका, कंसीडर एन एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर एन कोई सीक्वेंस लिया जाए, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये आपका कोई सीक्वेंस हो गया 2 टू द एन, यहाँ पर एन स्क्वायर एंड सो ऑन। इसका nth टर्म है हियर, nth टर्म इज an इज इक्वल टू एन स्क्वायर। तो लिमिट हम ले लें n टेंडिंग इंफिनिटी an, यह हो जाएगा यहाँ पर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। hence the sequence n square is divergent sequence. तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस है वो आपको डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो सकता है। लेकिन ऐसे यहाँ पर तो आपको आसानी से an nth टर्म मिल जा रहा है और आसानी से इसकी बात कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको सीक्वेंस मिल जाएंगे जिसमें कि आपका nth टर्म निकालना मुश्किल हो जाता है, और अगर निकल भी जाता है तो उसका लिमिट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए डिफरेंट तरह के टेस्ट बताए जाते हैं और उसकी बात हम करते हैं आगे। अब एक बात आती है आपकी ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात आती है, डाइवर्जेंस के अलावा, कि अभी ये हम बात करते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की। ऑसिलेटरी सीक्वेंस की बात करेंगे हम लोग। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है इसकी बात हम करते हैं। तो ऑसिलेटरी जो सीक्वेंस होता है, ये स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लें, ये ऑसिलेटरी होता है, ऑसिलेटरी, ऑसिलेशन से बना है ऑसिलेटरी।
तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस का एन टर्म जो होता है वो फाइनाइट ना हो और ना ही आपका इनफाइनाइट हो और माइनस इनफाइनाइट हो, इन दोनों में से कोई नहीं हो, तो ऐसे में सीक्वेंस को हम ऑसिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। तो डेफिनेशन आपकी वैसे ही रहेगी, सिर्फ यहां पर हम लोग कर देंगे ऑसिलेटरी, इसको ऑसिलेटरी कहेंगे अगर ये एन टर्म जो होगा आइदर ना आइदर नाइदर नाइदर फाइनाइट नॉर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब बात आती है भाई कि ये ऐसा कोई सब सीक्वेंस कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर इसका एन टर्म निकालें और लिमिट लेने एन टेन इन्फिनिटी, तो ये आपका फाइनाइट भी आ जाए और चाहे आपका फाइनाइट भी ना आवे और ना तो प्लस इन्फिनिटी आवे ना माइनस इन्फिनिटी आवे। इसकी चर्चा करने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसीडर a sequence an is equal to -1 to the power n। ये कोई सीक्वेंस ले लेते हैं, an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n, कोई भी सीक्वेंस ले लेते हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे क्या कि -1 टू द पावर n सीक्वेंस में nth टर्म क्या होगा इसका। हियर nth टर्म इज टर्म ऑफ द सीक्वेंस an is equal to -1 to the power n। अब यहां पर बात आती है कि -1 टू द पावर n सीक्वेंस के लिए हमारे पास ये बात कहने के लिए हो जाएगी कि भाई आखिरकार ये सीक्वेंस का हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले लें तो हमारी बात क्या आ सकती है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये किस तरह की बात आएगी। तो यहां देखें हम द nth टर्म of the sequence of this sequence depends on n, which may be even or odd। ये इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है, which may be even or odd। अगर हम इवन लेते हैं तो a2n हो जाएगा, when that is for even nth term is a2n and is equal to -1 to the power 2n। जब हम ऑड की बात करते हैं हम लोग ऑड लेंगे, फॉर ऑड the nth term is a2n plus 1 या -1 to the power 2n plus 1। इन दोनों ही केसेस में देखें कि when लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी a2n की बात करें हम, ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और ये -1 टू द पावर 2n होगा, या हम इससे बात करें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 का स्क्वायर के पावर n हो जाएगा, या हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करें ये हो जाएगा 1 का पावर n। फिर हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी की बात करें तो ये हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। जब यही बात करते हैं हम लोग a2n प्लस 1 के लिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी हम बात करते हैं a2n प्लस 1 के लिए हम बात करते हैं a2n प्लस 1 के, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n प्लस 1, और ये आपको आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n हो जाएगा इंटू -1 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n तो 1 होता है और इंटू -1 दिस इज इक्वल टू -1। तो आपने क्या देखा कि ये जो लिमिट है न, ये -1 भी हो रहा है और +1 भी हो रहा है, दोनों ही केस बन रहे हैं इसमें। यानी कि फ्रॉम एबव हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम एबव वी सी दैट from above we see that limit n tending to infinity an is equal to limit n tending to infinity -1 to the power n। ये आपको मिल रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n जिसको प्लस आ रही है, और लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी -1 टू द पावर 2n + 1 जो कि आपकी -1 आ रही है। सो विच that is this limit oscillates -1 to +1. So this sequence is oscillatory sequence. Hence this sequence -1 to the power n is oscillatory sequence. Is oscillatory sequence। ये आपकी oscillatory sequence के नाम से जानी जाती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, आपको सीक्वेंस के बारे में इतनी सारी जानकारियां हो गई हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। आइए हम लोग लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की बात करें। किसी भी सीक्वेंस के लिमिट से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे मान लीजिए लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट का मतलब हो गया उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किसी चीज की लिमिट जो होती है का मतलब हो गया कि ये कोई चीज है, अगर है तो उसको हम बाउंड कर देते हैं कि वो आपका उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसकी लिमिट ये है जिसे हम जनरल इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली उस बात की बात करने के लिए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की बात हम करेंगे। यहाँ पर लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस की बात करते हैं। एनी रियल नंबर L is said to be the limit of the sequence an। कोई भी रियल नंबर L ले लें हम, वो जो है कोई भी रियल नंबर L जो होगा वो कहलाता है आपका लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ये तभी कहलाता है जब लिमिट ऑफ L as n tends to infinity। ये n tends to infinity की बात जरूर कर देंगे क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर है। तो ये L तभी कहलाता है when for any arbitrary is very small epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of an minus L is less than epsilon। mod of an minus L is less than epsilon for all n is greater than or equal to some fixed m। for all m is greater than or equal to some fixed n। अब ये m की बात जो हम कर रहे हैं
ये जो है कभी कभी किताबों में डेल्टा लिखा रहता है, कभी किताबों में इसको एम लिखा रहता है, m इज ग्रेटर देन 0 such that an minus l is less than epsilon for all n is greater than equal to m। यानी कि m जब बड़ा हो जाए n से, कोई भी फिक्स नंबर ले m प्लस वन, n की वैल्यू n प्लस वन ले ले, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, और l minus epsilon is less than or equal to an is less than or equal to l plus epsilon for n is equal to n is equal to m plus m plus 1 and so on। n is equal to m plus 1, और ये लेस देन आर इक्वल टू नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ लेस देन है तो लेस देन होगा। ये आपका लेस देन एप्सिलॉन l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन an इज लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। इसकी बात हम करते हैं, यानी कि ये जो सीक्वेंस की लिमिट जो होगी वो यल तभी होगी जब यल में से कोई चीज घटाई जाए, और वो जो है उसका सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी फिक्स हर एक टर्म नहीं बल्कि किसी फिक्स इंटीजर यम के ज्यादा होने वाले टर्म्स होंगे, वो सारे के सारे छोटे बड़े हो जाएं, और वही सारे के सारे टर्म एल में कुछ जोड़ देने से वो छोटे हो जाएं, तो बड़े हो जाएं और छोटे हो जाएं, दोनों ही बातें। तो ऐसे में वो उस फंक्शन उस सीक्वेंस की लिमिट यल कहलाती है। अब हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में आपको हमको बात करनी है। अब हम चलते हैं आपको सीरीज के लिए। सीरीज के लिए हम बात करते हैं, सीरीज क्या है। हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बात करने सीरीज के लिए। सीरीज क्या है कि अगर कोई भी सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं उनके जो टर्म्स को हम लोग ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो वो जो बनता है वो आपका सीरीज बन जाता है। यानी सीक्वेंस के टर्म्स को हम एडिशन यानी ऑपरेशन लगा दें, टर्म्स के बीच में एडिशन लगा दें, सब्ट्रैक्शन लगा दें, तो दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो अगर मान लीजिए कि हम कोई भी बात करते हैं जिसे हम कह सकते हैं एन एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दें हम, u1 plus u2 plus u3 plus dash dash un plus is called series। ये कहलाता है सीरीज। कोई भी एक्सप्रेशन है जो इस तरह से लिखा जाए u1 plus u2 plus u3, तो इसमें ये है कि इसका जो हर एक टर्म है वो आपको किसी डेफिनेट लॉ से दूसरे टर्म से प्राप्त होता है। इट्स कॉल्ड सीरीज if each term of the series each term is obtained according to a definite law to its preceding term, its precedings. An expression is called series if each term is obtained by according to definite law to its preceding term, चाहे to its precedings, किसी निश्चित नियम से इसके अपने पहले वाले टर्म से प्राप्त होते हैं, तो ये कहलाता है आपका सीरीज। एंड हियर u1 को कहते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, u2 हो जाएगा सेकेंड टर्म। इस तरह से हम आगे बढ़े, un हो जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये हमारे बताने का था कि अगर कोई भी सीरीज है, सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं, ये कोई भी सीक्वेंस लिया जाए, उसके टर्म्स को में प्लस लगा दें हर एक टर्म के बीच में, तो वो जो मिलता है वो सीरीज बन जाता है। इसको इस शब्दों में कह सकते हैं। लेकिन ये है कि वो
जब सीक्वेंस मैंने कह दिया है का मतलब हो गया कि उसके हर एक टर्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ लिखे गए हैं या डेफिनेट लॉ लिखे गए हैं, तो वो कहलाता है आपका सीरीज कहलाता है। इसमें आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म उस सीरीज का और nth टर्म की बात हम कर चुके हैं, अभी आपको बताए हैं। अब ये बात आता है कि अगर कोई भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं तो वो फाइनाइट सीरीज कहलाती है। कोई भी सीरीज उसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होते हैं तो वो इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है। तो यहाँ मैं एक लाइन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि a series containing finite number of terms is known as finite series। ये फाइनाइट सीरीज कहा जाता है। और उसी तरह से a series containing infinite number of terms is known as infinite series। ये आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। एक होता है फाइनाइट सीरीज, एक हो जाता है इनफाइनाइट सीरीज। अब इसमें एक बात आता है, नया टर्म इस्तेमाल करने आ रही है, पार्शियल सम आता है, पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। अब हम जा रहे हैं आपको बताने पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। किसी सीरीज के पार्शियल सम से आप क्या समझते हैं? पार्शियल सम ऑफ द सीरीज, पार्शियल सम का मतलब होता है कि उसका आंशिक सम, पार्शियल सम, सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज of an infinite series। पार्शियल सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज की बात करते हैं। तो अगर हम कोई भी सीरीज लेते हैं, लेट अस कंसीडर a series of positive terms ये आपको हो गया u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un प्लस un प्लस 1 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज मिल गया। ये सीरीज के हर एक टर्म्स जो है वो पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव कोई नहीं है, इसके हर एक टर्म पॉजिटिव टर्म है। तो इस सीरीज के पार्शियल सम की बात करते हैं। देन the partial sum of this series is denoted by Sn and defined by Sn is equal to the sum of first n terms of the series। यानी कि आपको हम पार्शियल सम की बात करें हम, तो पार्शियल सम जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी सीरीज के जो फर्स्ट n टर्म्स का अगर हम एडिशन कर लें, सम कर लें, तो वो कहलाता है आपका पार्शियल सम ऑफ दैट सीरीज। दैट इज, अभी ये एसएन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसएन को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 सॉरी u1 प्लस u2 प्लस u3 और ये कहाँ तक जाएगा, un तक जाके बंद हो जाएगा। ये फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज कहलाएगा। अब हम
यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं, आपको जानकारी के लिए एक नोट लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर एक नोट हम लिख सकते हैं। उस नोट में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी सीरीज अगर है इनफाइनाइट सीरीज, तो इनफाइनाइट सीरीज को हम लिखने का तरीका होता है, इनफाइनाइट सीरीज अगर हम मान लेते हैं, हम ऐसे लिखते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un एंड सो ऑन। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सिग्मा un या सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के इंफिनिटी n। इसको सिग्मा सिर्फ u1 लिखते हैं। सिग्मा un का मतलब हो जाएगा कि n जो है वेरी करता है फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी तक होता है। ये मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी सीरीज के बारे में, कि कोई भी सीरीज आपका कैसे होता है, उसके पार्शियल सिम कैसे होते हैं, और ये जब जानकारी जब हो जाती है आपको, तब हम आगे बढ़ते हैं आपको कुछ ऐसे कन्वर्जेंस के लिए कि कोई भी सीरीज अगर है तो कन्वर्जेंस कैसे होगा, डाइवर्जेंस कैसे होगा, ये हम बात करने जा रहे हैं। अब आइए आपको कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए सीरीज की बात हम लोग करेंगे। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ये बताई गई। तो आपको देखिए पहला है डेफिनेशन आपका है कन्वर्जेंस के लिए। कन्वर्जेंस की बात जब करी गई तो उसमें ये बात बताई गई कि अगर कोई भी हम सीक्वेंस लेते हैं पॉजिटिव टर्म का, तो हम उसके सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस होता है वो डिपेंड करता है, उसके सीक्वेंस का जो कन्वर्जेंस होता है वो डिपेंड करता है उस सीरीज के पार्शियल सम पर। अगर उसका पार्शियल सम हम निकालते हैं और उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, अगर वो फाइनाइट आता है तो हम सीरीज को कहते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा। अगर वो फाइनाइट नहीं आता है, इनफाइनाइट आता है, तो वो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई भी सीरीज है तो कोई भी सीरीज को हम कन्वर्जेंट कैसे कहेंगे। ये अगर उसका पार्शियल सम होगा और उसकी लिमिट निकाली जाए तो वो आपका फाइनाइट और यूनिक क्वांटिटी आना चाहिए। अगर इसका जो सम निकालते हैं, पार्शियल सम की लिमिट निकालते हैं, अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो आपका वो डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी, है ना। तो आइए हम डेफिनेशन लिख देते हैं। an infinite series an infinite series sigma un u1 plus u2 plus u3 plus un plus and so on of positive terms is said to be convergent series, said to be convergent series if limit n tending to infinity as n partial sum of the series is equal to finite and unique। अगर इसकी लिमिट फाइनाइट और यूनिक आती है तो वो सीरीज कहलाती है आपकी कन्वर्जेंट सीरीज कहलाती है। वेयर एस एन बराबर होता है, जो एस एन है यहाँ हम लिखे हैं पार्शियल सम। पार्शियल सम का हम मतलब बता चुके हैं। सम का मतलब होता है u1 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से n, चाहे r इज इक्वल टू 1 से n, और u r
अर्थात यहाँ पर U1 प्लस U2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा UN तक होगा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो ये था हमारा किसी भी सीरीज के कन्वर्जेंस होने की डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन को हम लोग दूसरी डेफिनेशन पर डाल सकते हैं और कह सकते हैं कि एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा UN of positive terms is said to be divergent series if limit n tending infinity Sn is equal to plus infinity or minus infinity, where Sn is partial sum of the series. तो ये था हमारा सीरीज के बारे में आपको बताना कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में हमने आपको बताया कि अगर कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो कैसे हम निकालेंगे, कोई भी सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी तो कैसे निकालेंगे। ये बात हमको सीखनी करनी है और आपको बताना है कि कैसे कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी और कैसे डाइवर्जेंट होगी। अब एक आ जाती है बात ऑसिलेटरी सीरीज की, ये बात आपको ऑसिलेटरी सीरीज की भी आ जाती है इसी तरह से। तो मैं इसी डेफिनेशन को तीसरा डेफिनेशन करके कर दे रहा हूं। यहाँ पर तीसरा डेफिनेशन लिख लें आप कि एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीरीज if the partial sum neither finite unique nor plus infinity or minus infinity, where Sn is the partial sum। या तो ये जो पार्शियल सम है उसकी लिमिट ना तो फाइनाइट आवे ना यूनिक आवे और ना ही आपका प्लस आई इन्फिनिटी आवे या माइनस इन्फिनिटी आवे, ऐसे में वो सीरीज कहलाती है ऑसिलेटरी सीरीज के नाम से जानी जाती है। अब मैं कोई एक एग्जांपल लेता हूं जिसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो सीरीज कैसे कन्वर्जेंट होती है, कैसे डाइवर्जेंट होती है। एक कोई मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं कि एक सीरीज हम लेते हैं ऐसे सिग्मा UN इज इक्वल टू हम ले लेते हैं सिग्मा 1/2 n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ये हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 n एंड सो ऑन। ये एक सीरीज हो गई। अब इस सीरीज के बारे में आपको ये सीखना है कि भाई ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई n इज इक्वल टू 1 से ही शुरू हो जाए, हो सकता है n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ जाएगी, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर n-1 हो सकता है। तो अगर कोई भी सीरीज हम लेते हैं तो n इज इक्वल टू 0 से लेकर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट 1/2 जब n इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा आपका 1 आ जाएगा, सेकेंड टर्म आएगा 1/2 आएगा, थर्ड टर्म आएगा 1/2 स्क्वायर आएगा और ये आ जाएगा। तो इसमें हम देखें हियर Sn जो होगा पार्शियल सम जो Sn होगा वो हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डैश डैश अप टू 1/2 n-1। अब इसमें काउंट करें तो इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसके अंदर। अब इसको सम करना पड़ेगा तब जाके Sn निकलेगा। तो Sn जो होगा वो आपको ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो आपका 1/2 है। तो 1/2 आपका लेस देन 1 होता है,
तो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए आपने ये पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये होता है आपका सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ऐसे में हम यहाँ पर देखें तो ये ए आपका वन है और यहाँ आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन टू टू द पावर एन, और ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई टू। अब यहाँ पर देखें हम तो इस सीरीज का जो सम आया वो आ गया आपका, ये हो जाएगा वन बाई टू, यानी टू आ गया, वन माइनस वन बाई टू टू द पावर एन, ये मिला। अब इसकी हम लिमिट लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ लिमिट लेंगे एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा आपका एस एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी टू इंटू वन माइनस टू टू द पावर एन, एंड दिस जब हम लिमिट की बात रखेंगे इसके अंदर ये आ जाएगा टू आ जाएगा, क्योंकि वन बाई टू टू द पावर एन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू टू आ जाएगी, जो फाइनाइट एंड यूनिक है, फाइनाइट एंड यूनिक। हेंस हम ये कह सकते हैं इस केस में कि ये जो सीरीज होगी वो सीरीज आपकी कहलाती है कन्वर्जेंट सीरीज। हेंस द सीरीज जो हमने लिया है n इज इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी वन अपॉन टू टू द पावर n इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। ये हो गई आपकी कन्वर्जेंट सीरीज हो गई। इसी तरह से हम कोई भी सीरीज लेते हैं तो कोई सीरीज दूसरी ले सकते हैं और उसको हम दिखा सकते हैं कि वो जो है इसका सम ऑफ पार्शियल सम निकालें उसका, और वो सीरीज का लिमिट ले लें पार्शियल सम का, अगर वो इनफाइनाइट आ जाए या प्लस इनफाइनाइट आ जाए तो ऐसे में वो सीरीज कहलाती है आपकी डाइवर्जेंट सीरीज। जैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर द सो मेनी एग्जांपल्स, ये आप इसको देखेंगे। फिर इसी तरह से ऑसिलेटरी सीरीज की भी बात कर लेंगे हम लोग, और ये हम आगे अभी कुछ ऐसे भी नेचर के बारे में बात करेंगे, जो नेचर ऑफ द सीरीज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। कि कभी आपको इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी सीरीज है, अगर वो उसका नेचर यानी कन्वर्जेंट नेचर है, तो नेचर वो अनचेंज होता है कब, इसके बारे में हम जा रहे हैं बताने। तो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ infinite series. इनफाइनाइट सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हैं इनफाइनाइट सीरीज के बारे में जिसके बारे में हम बताएंगे। पहला तो ये है कि अगर नेचर ऑफ द सीरीज रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द साइन ऑफ ऑल टर्म्स ऑल आर टुगेदर चेंज्ड। देखिए ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी सीरीज है उसका जो है सारे के साथ एक साथ चेंज कर दे हम सी चिन्ह, तो वो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे इसका पहला प्रॉपर्टी ये है, द नेचर ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज remains same the nature of an infinite series remains same if the sign of all terms are together changed. If the sign of all terms are all together changed. यानी कि अगर the nature of series remains unchanged if the sign of all the terms are all together changed, यानी कि अगर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज के कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो
तो उसके कन्वर्जेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हम उसके एक साथ सारे सारे टर्म्स का जो साइन है, आगे जो साइन लगा है वो आपको चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, उसके तो उससे उसके कन्वर्जेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि उसको ऑल ही चेंज, सब एक साथ चेंज करना पड़ेगा हर एक का। दूसरा ये है, दूसरी बात आती है कि the convergence or divergence of a series remains unchanged if the finite number of terms are added or subtracted from it। ये भी कहा गया कि दूसरी प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, the convergence and divergence nature, the convergence and divergence nature of an infinite series remains same if finite number of terms are added or finite number of terms are subtracted या omitted from the series to the या to or from the series, from the series। यानी कि कुछ ऐसे टर्म्स को जोड़ देने से अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंस रहेगी, चाहे उसमें से कुछ टर्म्स बाहर निकाल लीजिए, चाहे कुछ टर्म जोड़ दीजिए, उससे उसके कन्वर्जेंस नेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर डाइवर्जेंट तो डाइवर्जेंट रहेगी, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी। और भी इसके ढेर सारे प्रॉपर्टीज हैं, उसकी चर्चा हम आज नहीं करने वाले हैं। आई विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, some more properties। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।